हेलो स्टूडेंट, दिस इज आशीष हियर और आप देख रहे हैं इजी गुरु लेट्स लर्न। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 28 जून के करंट अफेयर और उनसे जुड़ी घटनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 27 जून, ऑप्शन नंबर बी है 26 जून, ऑप्शन नंबर सी है 25 जून एंड ऑप्शन नंबर डी है 24 जून। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 27 जून। 27 जून को एमएसएमई डे मनाया जाता है, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डे। कितने 27 जून को इंटरनेशनल एमएसएमई डे। इसकी जो थीम है वो है की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। तो इसकी ये थीम है। ये कब से मनाया जाता है तो यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2017 से निर्धारित किया गया, क्योंकि ये सतत विकास प्राप्त करने में सहायता करता है। तो 2017 से ये मनाया जाता है। अब बात करते हैं एमएसएमई इंडिया में जब कब से लागू हुआ इसका एक्ट। तो एमएसएमई एक्ट इसका जो लागू हुआ है अधिनियम 2006 से लागू हुआ है। अब सतत विकास की बात करी गई है तो सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में 2021 में भारत की जो रैंक है वो 61.9 स्कोर के साथ 120वीं रैंक है। एंड सतत विकास लक्ष्य इंडिया रिपोर्ट जो नीति आयोग निकालता है 2021, उसमें पहला स्थान मिला केरल को एंड सबसे वर्स्ट है, यानी कि सबसे अंतिम स्थान जो मिला है वो बिहार को मिला है। आगे बात करते हैं आगे, यानी कि एमएसएमई की जो परिभाषा है, परिभाषा में जो संशोधन किया गया था वो किया गया 13 मई 2020 को। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट्स है यानी कि निवेश है और कारोबार है। तो निवेश और कारोबार की बात करी गई तो 1 करोड़ का अगर निवेश करता है कोई व्यक्ति और 5 करोड़ का कारोबार करता है तो वो एमएसएमई में शामिल हो सकता है। और दूसरा है 10 करोड़ का अगर निवेश करता है तो उसका टर्नओवर होगा 50 करोड़ का, तो वो एमएसएमई के अंतर्गत आएगा। और 50 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट करता होगा और 250 करोड़ का वो टर्नओवर करता है तो वो एमएसएमई के अंतर्गत आएगा। तो ये नई परिभाषा दी गई है इसकी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कौन सा देश भारत को वैक्सीन भंडार के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण के लिए $10 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है जापान, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका एंड ऑप्शन नंबर डी है रसिया यानी कि रूस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जापान। जापान जो है वो जापानी दूतावास के एक हालिया बयान के अनुसार जापान भारत को टीकों के सुरक्षित भंडार के लिए कोल्ड चेन सुविधा के निर्माण के लिए $10 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा। यह सहायता भारत को यूनिसेफ के माध्यम से कोल्ड चेन उपकरण उपलब्ध कराएगी। जापान भी टीकों की खरीद के लिए कोवैक्स सुविधा के संचालन का नेतृत्व करता है, क्योंकि जो वैक्सीन है उनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए उसको कोल्ड चेन की सुविधा, भंडारण के लिए कोल्ड चेन की सुविधा ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं जापान के बारे में। बात करेंगे तो ये है जापान, दक्षिणी चीन सागर में ये जापान है, यानी प्रशांत महासागर में, और ये है वर्ल्ड मैप पे जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो एंड मुद्रा येन। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, ये हैं 99वें प्राइम मिनिस्टर। आगे बात करते हैं आगे है किस भारतीय राज्य ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। ऑप्शन नंबर ए है केरल, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केरल। केरल के मत्स्य विभाग ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए मत्स्य पालन के पूर्व अतिरिक्त निदेशक पी सहदेवन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति की स्थापना करी। यह समिति अध्ययन करेगी और समुद्र में सुरक्षा, तटीय सुरक्षा और पोत निगरानी प्रणाली से संबंधित मुद्दों को हल करने के तरीकों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यह अवैध और अनियमित मछली पकड़ने पर भी अध्ययन करेगी। तो ये केरल ने शुरू करी है, यानी कि मछुआरों की सुरक्षा के लिए समिति का गठन करा है किसने, केरल ने।
तो केरल की बात करी गई तो ये है केरल, ये नीचे पड़ता है यानी कि तमिलनाडु और कर्नाटक से सीमा लगाता है, तो ये केरल है, आप लोग देख सकते हो। और केरल की बात करी जाए तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम एंड इसके मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल हैं आर मोहम्मद खान, उच्च न्यायालय कोची में पड़ता है। और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो हैं, मतलब चीफ जस्टिस हैं वो हैं एंटनी डोमिनिक, चीफ जस्टिस हैं। केरल की कुछ योजनाएं हैं, जैसे रैपिड स्क्रीनिंग करने के लिए तिरंगा पहल, यानी कि कोविड-19 के लिए रैपिड स्क्रीनिंग यानी देखभाल करने के लिए कौन सी स्कीम चलाई गई, रैपिड स्क्रीनिंग करने के लिए तिरंगा पहल। और एक और योजना चलाई गई जिसे कहते हैं वन स्कूल वन IAS योजना। तो ये केरल के बारे में हुआ। आगे बात करते हैं, केरल का जो पशु है वो हाथी, पक्षी है इंडियन रोलर जिसे हम तीतर भी बोलते हैं, फूल है कनिकोना एंड फल है कटहल, पेड़ नारियल एंड तितली ग्रीन क्रोमाइट। ये क्या तितली है, ये तितली नहीं सॉरी ये मछली है, ये गलती से लिख गया तितली। ग्रीन क्रोमाइट क्या है, ये मछली है, ये है मछली, ग्रीन क्रोमाइट ये है मछली। अब नेशनल पार्क की बात करते हैं केरल के, तो इरविकुलम नेशनल पार्क ये पहला नेशनल पार्क है केरल का, शांति घाटी नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, पम्बादम नेशनल पार्क, मतकेतम 16 नेशनल पार्क एंड अन्नामलाई नेशनल पार्क। अन्नामलाई चोटी भी है केरल में जिसकी ऊंचाई है 2690 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी, अन्नामलाई चोटी। आगे बात करते हैं इसके लोक उत्सव की, तो इसके लोक उत्सव जो हैं वो पहला है ओणम, दूसरा है बिहू जिसे मलयाली नववर्ष भी कहते हैं, और तीसरा है त्रिशूरपुरम। केरल में एक मंदिर भी है जिसको सबरीमाला मंदिर, ये चर्चा में भी रहा था, ये भगवान अयप्पा की यहाँ पे मूर्ति है, ये पंबा नदी के किनारे बसा हुआ कौन सा, सबरीमाला मंदिर। आगे बात करते हैं केरल के शास्त्रीय नृत्य की। केरल का पहला शास्त्रीय नृत्य है कथकली। 2 शास्त्रीय नृत्य हैं केरल के, एकमात्र ऐसा राज्य जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य है, एक कथकली और दूसरा है मोहिनीअट्टम। जो यूपी का है वो कथक है, लेकिन जो केरल का है वो है कथकली। अब कुछ झील की बात करते हैं, 2 झीलें हैं, वेम्बनाथ झील एंड अष्टमुदी झील। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक किफ़ायती रैपिड एंटीजन टेस्ट किट विकसित की है जिसकी कीमत 50 रुपये है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है IIT दिल्ली, इसका दूसरा ऑप्शन है IIT खड़गपुर एंड तीसरा ऑप्शन है IIT बॉम्बे एंड चौथा ऑप्शन है IISc बेंगलुरु यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। तो इसका जो राइट आंसर है वो है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली ने कोविड-19 के लिए एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट विकसित की है जिसकी कीमत 50 रुपये है। ICMR द्वारा अनुमोदित यह परीक्षण किट 5 मिनट के भीतर यानी परिणाम दे सकती है। परीक्षण के पीछे की तकनीक को IIT दिल्ली द्वारा पेटेंट कराया गया है। पेटेंट मतलब आगे बात करते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। टोटल 23 हैं IITs, 23 हैं। सबसे पुराना है IIT खड़गपुर जो कि 1951 में स्थापित हुआ था पश्चिम बंगाल में, और सबसे नया है IIT धारवाड़ जो कि कर्नाटक में है, जो कि 2016 में 23वां जो है वो है IIT धारवाड़ जो कि 2016 में स्थापित हुआ था। ये कुछ IIT दिए हैं यानी कि 23 की 23 IIT दिए हैं, उसका ये पूरा की पूरा मैप में दर्शाया गया है, तो आप लोग इसे देख सकते हो। आगे बात करते हैं, हाल ही में खोजी गई मानव प्रजाति नेसर रामला होमो के अवशेष किस देश में खोजे गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर A है इजराइल, ऑप्शन नंबर B है मिस्र, ऑप्शन नंबर C है पाकिस्तान एंड ऑप्शन नंबर D है अफ़गानिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इजराइल।
इजराइल में नैसर रामला होमो सैपियंस के अवशेष यानी कि खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। तो इसके बारे में, ये कहाँ पे मिले हैं? ये इजराइल में मिले हैं। पुरातत्वविदों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने इजराइल के रामला शहर के पास नई मानव प्रजाति के अवशेषों की खोज की है। इस अध्ययन के अनुसार इन प्रागैतिक अवशेषों को मिलान किया गया तो होमो जीन्स की कोई भी प्रजाति से इसका मैच नहीं होता है, यानी कि किसी भी प्रजाति से ये मैच नहीं किया जा सका, जिसमें आधुनिक मानव होमो सैपियन शामिल है, यानी कि होमो सैपियन से भी ये मैच नहीं खाता है। तो अनुमानित है कि ये नैसर रामला होमो प्रजाति लगभग 4,20,000 से 1,20,000 साल पहले इजराइल और उसके आसपास रहती थी। तो ये हुआ इसके बारे में, यानी कि जो रामला नैसर जो मानव की प्रजाति मिली है, रामला नैसर होमो, ये मानव की प्रजाति मिली है, वो मिली है इजराइल में। आगे बात करते हैं इजराइल के बारे में। ये है इजराइल। अभी इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य जो विवाद चला था जेरूशलम को लेकर, तो ये है मैप में इजराइल। आगे बात करते हैं इजराइल की। इजराइल की राजधानी है जेरूशलम, मुद्रा इजरायली शेकेल एंड प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। राष्ट्रपति हैं इसाक हेरजोग, जो कि अभी नियुक्त हुए हैं, इसाक हेरजोग। संसद को सीनेट कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि इजरायली संसद को क्या कहते हैं, तो उसे सीनेट कहते हैं। आगे बात करते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी है अफगानिस्तान एंड ऑप्शन नंबर सी है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी है नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को 2020 में भी इसी ग्रे लिस्ट में रखा गया था और 2021 में भी इसे बरकरार रखा गया है ग्रे लिस्ट में, यानी कि FATF की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान। ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉच डॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को एनहेंस फॉलोअप लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है, यानी कि FATF ने अक्टूबर 2020 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा था और तय किया गया था कि FATF विश्व बैंक, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है, एशियाई विकास डेवलपमेंट बैंक, विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूरोपीय संघ से पाकिस्तान को कोई भी आर्थिक सहायता प्रदान करने की अनुमति नहीं दी गई थी। भारत ने FATF का सदस्य होने के नाते पाकिस्तान को बार बार वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा था, लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज़ को नहीं माना। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स धन शोधन पर एक, यानी कि धन शोधन या जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग पर एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी, जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष मार्शल बिलिंगिसी हैं। इसकी स्थापना का शुरुआती में उद्देश्य धन शोधन का सामना करना था, यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको रोकना था। जो आतंकवादियों को धन देते हैं उसको नहीं रोकना था, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई धन है, ऐसा धन कमाना, इलीगल धन कमाना जिस पे कोई टैक्स ना दिया जाए, तो उसे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था, लेकिन 2001 में क्या किया गया कि इसे आतंकवादियों को जो फंडिंग दी जाती है उसको भी शामिल कर लिया गया, उस पर भी निगरानी करने का इसे वो दे दिया गया जिम्मा। वर्तमान में इसमें 38 सदस्य जो देश हैं। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद एंड मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री हैं इमरान खान एंड राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। तो ये है पाकिस्तान। ये वर्ल्ड मैप में दिखाया गया है, ये दिखाया गया पाकिस्तान अलग से, तो आप लोग इसे देख सकते हो। आगे बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य को देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है गोवा, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है केरल एंड ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए गोवा। तो गोवा को देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया। तो गोवा की अगर बात करें तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत एंड राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी।
अब रेबीज़ की बात करी गई तो रेबीज़ के एक क्वेश्चन आता है कि रेबीज़ के टीके की खोज किसने की, तो इसका जो वो आंसर है वो है लुईस पास्चर ने। ये है गोवा, छोटू सा। महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के मध्य में है, समुद्री तट सीमा लगती है इसकी। तो ये है गोवा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन आगामी टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए। ऑप्शन नंबर ए है तानु दास, ऑप्शन नंबर बी है साजन प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी है नेत्रा कुमानन एंड ऑप्शन नंबर डी है दीपिका कुमारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी साजन प्रकाश। साजन प्रकाश जो है टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। साजन ने रोम सेटे कोली ट्रॉफी में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई में 1 मिनट 56.38 सेकंड का समय निकालकर यह उपलब्धि हासिल की। क्वालिफिकेशन कट ऑफ की, यानी कि जो टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफिकेशन थी वो थी 1 मिनट 56.48 सेकंड थी। तो उससे कम, यानी कि 10 सेकंड, जो 10 पल होते हैं उससे कम इन्होंने वो लिया है समय और इसे क्वालिफाई किया है। साजन प्रकाश भारतीय तैराक हैं, वे केरल से। उन्होंने 2015 में केरल में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 6 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक जीत कर रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में भी हिस्सा लिया था। वे रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले एकमात्र पुरुष तैराक थे। आगे बात करते हैं, 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मूल रूप से जुलाई 2020 में होने थे, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया और ये 2021 में जापान में होंगे। जापान में ये दूसरी बार हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले जापान में 1964 में ओलंपिक जापान में जो 1964 में जापान ने ओलंपिक की मेज़बानी करी थी। 2020 के ओलंपिक में पेश किए जाने वाले नए खेल, यानी जो 2020 में तो नहीं हो पाए लेकिन 2021 में हो रहे हैं, वो नए खेल हैं BMX एंड 3x3 बास्केटबॉल, यानी 3 प्लेयर के बास्केटबॉल होंगे, उनमें बास्केटबॉल खेला जाएगा और मेडिसन साइकिलिंग शामिल है। 3 खेल नए खेल शामिल हुए हैं, तो आप लोग इसे ध्यान रख सकते हो। आगे बात करते हैं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भागीदार देश कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है चीन एंड ऑप्शन नंबर सी है UAE, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमीरात, ऑप्शन नंबर डी है हांगकांग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चीन। भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भागीदार देश है चीन। पहला जो है भारत का वो है अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है UAE और चौथा है हांगकांग। UAE जो था वो दूसरे नंबर पे था, लेकिन चीन ने UAE को पछाड़कर दूसरे स्थान पर आ गया है। कौन सा? चीन। तो ये दिखाया गया USA है, उसका टर्नओवर कितने डॉलर का उससे व्यापार निर्यात होता है, उसको निर्यात करते हैं 51.6 बिलियन $। इसी तरीके से चाइना का दिया गया 21.2 बिलियन $, एंड UAE का भी दिया है 16.7 बिलियन, एंड हांगकांग का दिया 10.2 बिलियन, बांग्लादेश का दिया है 9.1 बिलियन। तो आप लोग इसे देख सकते हो। आगे बात करते हैं, हाल ही में महाराष्ट्र के ड्रैगन फ्रूट को कहाँ भेजा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है दुबई, ऑप्शन नंबर बी है मालदीव एंड ऑप्शन नंबर सी है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी है बांग्लादेश। तो इसका राइट जो आंसर है वो है दुबई। ड्रैगन फ्रूट, यानी कि इसका नाम कमलम भी रखा गया था, हाल ही में चर्चा में रहा था क्योंकि ये विवादित तौर पर चला था नाम। तो इस ड्रैगन फ्रूट का दूसरा नाम अगर पूछे तो क्या नाम है? कमलम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दुबई। होप्स अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, साइन आउट।